हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है विज्ञान के बहुविकल्पी यानी कि सेक्शन में उसी चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले यानी कि वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो अभी आपको ये आश्चर्य थोड़ा सा होगा कि इसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो इन चैप्टर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से जो है और पूछा गया है। तो और आपको पता है कि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को ही आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज जो है इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लेंगे बहुविकल्पी में। ये जो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इससे जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग पिछले वीडियो में पिछले सेक्शन में कर चुके हैं। आज जो है जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचा है उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बाकी जो है आपका पूरा जो है 100% ये चैप्टर तैयार हो जाएगा बहुविकल्पी के को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है 2022 और 2022, इन दोनों क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया है। इसको भी 2022 में पूछा गया है और इसे भी आपका 2022 में पूछा गया है। तो इन दोनों प्रश्नों को 2022 में पूछा गया, अच्छे प्रश्न है। इन प्रश्नों का आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे तो गेस तो करना नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए, पहले लिखा है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, या ये सभी। तो वक्रता त्रिज्या होती क्या है पहले उसको आप जान जाइए। वक्रता त्रिज्या बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन उनको एक बार फिर से मैं बता दूं। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि जिस गोले से अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, लेंस नहीं, इसको हम दर्पण बनाए हैं, यहाँ पे दर्पण की बात करेंगे। तो लेंस या दर्पण एक ही, उसमें भी वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक मान लीजिए कोई भी यानी कि शीशा का बॉल है, उसको यानी कि काट कर, यानी कि एक गोले को काट कर यानी कि हम उत्तल लेंस अवतल लेंस बनाते हैं। तो उसमें जो पहले यानी कि जो प्रारंभिक जो गोला था उस गोले को काटते हैं तो उस गोले की क्या होगी, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या होती है तो उसका केंद्र भी होना चाहिए। तो जो केंद्र होता है जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर, यानी कि सी और पी के जो बीच की दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और फोकस यानी कि इसके ठीक इन दोनों दूरी का यानी कि जो आधा होता है, बीच का बिंदु होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो ये आपको पता होगा। तो फोकस जो होता है ना, क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि फोकस जो है यानी त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या वो फोकस की क्या होती है? 2 गुनी होती है। ये संबंध आपको हम पढ़ा चुके हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका मात्रक यानी कि जो कैपिटल आर है इसका मात्रक आपसे पूछा गया है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया ये सभी। तो ये सभी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये कैसे करेक्ट आंसर होगा इसको आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी और पी क्या होता है, इन दोनों के बीच की क्या है? दूरी है। तो एक्चुअली ये दूरी जब है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है। लेकिन दूरी को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? दूरी को हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी जो है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, यानी कि जैसा आवश्यकता होता है उस हिसाब से हम लोग दूरी लेते हैं। तो दूरी का मात्रक यानी कि मीटर भी है। तो स्टैंडर्ड यानी कि जो उसका मात्रक मीटर है, बट यानी कि सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये सभी। यहां पर हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर लेते हैं, मीटर भी ले सकते हैं, मिलीमीटर भी ले सकते हैं। वो इसके डिपेंड करता है, यानी कि जो कैसा दर्पण है उस दर्पण की वक्रता पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर डी लिख देंगे यहाँ पे, ये सभी। क्या लिखेंगे? ये सभी। तो आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपका नीचे लिखा हुआ है, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आप देख चुके हैं, कितना बार आ चुका है। इसको आप जो है 6 स्थिति जो प्रतिबिंब बनता है उससे आप तैयार कर लें। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न। लिखा है, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। यानी कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पर हम रखते हैं? उत्तल लेंस के सामने जो है हम वस्तु को कहां पे रखते हैं जिससे उसका प्रतिबिंब क्या बने? आभासी बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए और क्या बनना चाहिए? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी कि आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने हम कहां पर रखें?
तो लिखा है लेंस के मुख्य फोकस पर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, मुख्य फोकस पे हम नहीं रख सकते। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे इसमें प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, लेंस में दो दो फोकस होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा प्रथम तल और द्वितीय तल का फोकस जो है ऐसे, तो यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे लिखा है फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर, यानी कि फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर, यानी कि F2 पर। फिर उसके बाद लिखा है अनंत पर। फिर लिखा है यहाँ पे लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में, लिखा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है वस्तु कैसा प्राप्त करना है, आभासी प्राप्त करना है, सॉरी प्रतिबिंब आभासी प्राप्त करना है और सीधा प्राप्त करना है। तो खैर इसमें तो सीधा बनता है प्रतिबिंब, सॉरी सीधा नहीं, इसका प्रतिबिंब अधिकतर उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा प्राप्त करना है। तो जब भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो उत्तल लेंस के बहुत ही नजदीक अगर वस्तु हमारा रहेगा तभी जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो वस्तु को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नजदीक रखना पड़ेगा। तो सबसे नजदीक आपका ये मिल रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र सी। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच, तो प्रथम फोकस ये है इसके बीच, तो सबसे नजदीकता जो है ना लेंस से यही है। यहाँ पे वस्तु को रखिए क्योंकि यहाँ पे जितना है सबसे नजदीक ये वाला ऑप्शन आपका बता रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या रहेगा, इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर डी ये रहेगा। तो ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न जो है न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न का है। इसको आप देख सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। लिखा है 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यही प्रश्न सेम टू सेम बहुविकल्पी में पूछ दिया, इसको 4 नंबर में भी आपसे पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न में इसको पूछा जाता है। तो कुछ बच्चों ने तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि पुराने बच्चे वो पढ़े हैं, आंकिक प्रश्न पढ़े, उसका आंसर, इसका आंसर जो है उनको पता हो सकता है। नीचे वाला जो प्रश्न है लिखा है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी, इसकी फोकस दूरी होगी। ये दोनों प्रश्न जो है आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे लिखा है 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और कितने का है, 20 सेमी। तो यानी कि इसका मतलब जो इसका फोकस है वो कितना है, 20 सेमी। यहाँ पे चूंकि उत्तल दर्पण है तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फोकस को धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे। आप इस बात को समझते हैं। फिर उसके बाद से उस उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण के सामने U का मान दिया है, दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु है, दर्पण के सामने रखी गई है, तो माइनस हो जाएगा आपका 20 सेमी, क्योंकि U का मान सदैव माइनस होता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आपसे पूछा गया वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है, कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको V निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेंस सूत्र हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से आपको पता होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है आपका लेंस सूत्र। तो 1/20 हो जाएगा बराबर 1/v माइनस 1/u का मान -20। तो 1/v को हम यहाँ पे रहने देंगे, इनको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1/20, और ये इधर आपका आएगा, तो यानी कि ये क्या आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1/20। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0। तो यानी कि v का मान क्या हो गया, हाँ एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये हम लोग गलती कर दिए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गलती क्या हुआ है, यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है और हम यहाँ पे लेंस सूत्र लगा रहे हैं, इस वजह से गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे हम लोग दर्पण लिखेंगे, दर्पण सूत्र, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दर्पण है ये, अभी मैं लेंस समझ के इसको मैं लगा रहा था, तो यहाँ पे क्या है, ये उत्तल दर्पण लिखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दर्पण। तो दर्पण सूत्र जो होता है, लेंस सूत्र में आप जानते हैं यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन दर्पण सूत्र में क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब प्लस होगा तो यहाँ पर आपका
यहाँ पर ये माइनस प्लस यानी कि प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और माइनस जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो इधर 1/20 पहले से और ये आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आएगा तो हो जाएगा प्लस 1/20। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़कर हो जाएगा 1/v बराबर, ये देख रहे हैं यानी कि इसका हर बराबर है तो ये ऊपर वाला अंश जोड़कर और हर वही रख देंगे तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 से ये 10 बार में, तो यानी कि v का मान हो जाएगा 10 सेमी। v का मान कितना होगा 10 सेमी। अब v का मान 10 सेमी हो गया ये तो ठीक है, लेकिन दर्पण जो है वस्तु कहाँ पर बना है, तो धनात्मक आता है तो क्या होगा, दर्पण यानी कि दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर v का मान ऋणात्मक होगा तो दर्पण के क्या बना है, सामने बना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे, तो ये वाला ऑप्शन जो है ए, यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मैं बता दिया क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे v का मान प्लस आएगा तो दर्पण के पीछे और v का मान माइनस आएगा तो दर्पण के सामने होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर रहेगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए। तो ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये गलती मैं यहाँ पे कर रहा था, दर्पण समझ लिया था और दर्पण को मैं लेंस समझ के लगा रहा था, इस वजह से आंसर हमारा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, इसके एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेमी है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल आर का मान कितना है, 30 सेमी। ये सवाल बहुत ही आसान है, इसको बिना लगाए आप जान सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है फोकस होता है, तो इसका 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। इसको तो आप बिना देख के ही बता सकते हैं। तो इसकी फोकस दूरी पूछा गया, तो फोकस दूरी यानी कि एफ का मान बताना, आपको पता है आर और एफ में क्या संबंध होता है, तो एफ जो होता है r/2 होता है, यानी कि आर का क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पे आर का मान रखेंगे 30 सेमी और बटे क्या कर देंगे 2, तो 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा आपका 15 सेमी। तो यहाँ पे फोकस निकल कर आ गया कितना, 15 सेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर बी सही होगा, 15 सेमी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इस संबंध को ध्यान में रखेंगे। इस पे आपका बहुविकल्पी, कई बहुविकल्पी हम लोग पिछले वीडियो में इस पे पढ़ चुके हैं। तो अब जो है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को भी 2022 में पूछा गया है। लिखा है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी कि जो माध्यम दिया गया ना, हीरा माध्यम है, जल माध्यम है, कांच है, केरोसिन है। तो इन चारों माध्यमों में सबसे कम प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है? तो आप देख पा रहे हैं, हीरा है, जल है, कांच है, केरोसिन में। तो केरोसिन, हीरा आप समझ पा रहे हैं, जल भी जानते हैं, कांच भी जानते हैं। केरोसिन जिन बच्चों को नहीं पता होगा, केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल को बोलते हैं केरोसिन ऑयल, यानी कि जो केरोसिन ऑयल है उसी की बात कर रहा है। तो किसमें जो है प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है? तो इसका आंसर जो होगा आपका हीरा रहेगा। इसको आप याद रखेंगे, हीरा जो है ना, इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और जिस पदार्थ का यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी कि कम होती है। तो इसका उत्तर जो है हम लोग लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, हीरा जो है, हीरा में, यानी कि हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से नीचे लिखा है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी किसमें वायु का मतलब वायु के सापेक्ष जो है ना, वायु के सापेक्ष जो है अपवर्तनांक अधिक होता है। किसका अधिक होता है? जल में अधिक होता है, हीरे में अधिक होता है, कांच में अधिक होता है, तारपीन में। तो अभी मैं यहाँ पे बता दिया, आपको स्पष्ट बताया कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो इसमें प्रकाश की चाल क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक किसका अधिक होगा, हीरे का ही तो अपवर्तनांक अधिक होगा। तो यहाँ पे भी इसका आंसर होगा हीरे में। तो इस दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, हीरा है। लेकिन पहले का ऑप्शन बी है और दूसरे का ऑप्शन क्या है, ए है। तो उत्तर में आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, हीरे में। यानी कि क्या बात है, हीरा हर जगह जो है हीरा ही होता है। इन दोनों का ऑप्शन जो है हीरा ही रहेगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो है आपका पिछले वर्ष पूछा गया था, 2023 का ये प्रश्न है। ये जो है आपका 2023 का प्रश्न है। ये वाला प्रश्न तो बहुत ही पुराना, यानी कि 2014 का प्रश्न दिया गया है। हालांकि इसको पूछेगा नहीं, ये आपका नीचे वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ऊपर वाले प्रश्न को देखेंगे हम लोग।
ये प्रश्न आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पिछले वर्ष इसको पूछा गया था, काफी बच्चे जो है इसको गलत करके आए थे, वो बता नहीं पाए थे। लिखा है एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो परावर्तन कोण का मान होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है 60, 90, 0, 120 अंश। तो ऐसे जो है इसको पहले हम लोग यानी कि डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर से आपको ये स्पष्ट समझ में आएगा। लिखा है एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए, यानी कि एक प्रकाश किरण है, एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक आपका अवतल दर्पण है। तो ये तो मैं खराब कर दिया, एक मिनट, इसको थोड़ा ढंग से जो है बनाया जाए। यानी कि ये जो है आपका अवतल दर्पण हो गया, ये जो है आपका अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये फोकस हो गया, ये जो है आपका सी हो जाएगा, ये जो है आपका एफ हो जाएगा। अवतल दर्पण आपका बनकर तैयार है। तो एक प्रकाश किरण है जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। तो दर्पण का पृष्ठ आपका ये है और जो किरण है वक्रता केंद्र से होते हुए, यानी कि ऐसे कोई किरण आ रही है वक्रता केंद्र से और जो है क्या हो रही है, इस फोकस पे आपतित, फोकस कर रहे हैं, दर्पण के पृष्ठ पे वक्रता केंद्र से आते हुए क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और यहां से इनका परावर्तन होगा। तो यहां से इनका परावर्तन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब बनाने के जो 3 नियम हैं, वो 3 नियम क्या है। यानी कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, फोकस से होकर गुजरती है। अगर कोई किरण यानी कि फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो वो उसी मार्ग पे क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये आपको बताया गया था, यानी कि 3 नियम है प्रतिबिंब के। तो यहाँ पे जो वक्रता केंद्र से जो किरण आती है दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग पे जो है चली जाती है। तो उसी मार्ग पे चली जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीच में कोण बन रहा है, ऐसे यहाँ पे बीच में कोण बन रहा है, यहाँ पर भी बीच में कोण बन रहा है। तो यहाँ पे तो कोण बन नहीं रहा है बिल्कुल, यानी कि जो कोण नहीं बन रहा है, तो यानी कि उसी मार्ग पे, यानी कि संपाती रेखा, दोनों किरणें संपाती हो गई, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 0 अंश बनेगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे 0 अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 0 अंश। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि उसी मार्ग पे, जिस मार्ग से वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण अवतल दर्पण पे आपतित हो रही है तो उसी मार्ग पे जो है ना क्या होती है, उसका परावर्तन भी हो जाता है, उसी मार्ग पे लौट जाती है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब जो है नीचे वाला क्वेश्चन लिखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसको काफी लोग गलती कर आएंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है उनको पता नहीं होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। एक्चुअली फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, उस दर्पण पे डिपेंड करती है उसकी कितनी फोकस दूरी है। ये फिक्स नहीं है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ये फिक्स नहीं है, वो दर्पण के बनावट पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या मानी गई है, अनंत। इसमें काफी बच्चे जो करते हैं ना शून्य पे लगा देते हैं, क्योंकि समतल दर्पण में वक्रता होता ही नहीं है, तो यानी कि उसमें वक्रता नहीं होता है तो वक्रता त्रिज्या नहीं होगा, और वक्रता त्रिज्या नहीं होगा तो फोकस दूरी नहीं होगी। लेकिन उसको अनंत माना जाता है, फोकस दूरी को क्या माना जाता है, अनंत। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, ये जो है आपका नॉलेजेबल यानी कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनंत। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही प्रश्न इस वीडियो के लिए रहेगा। और ये जो है आपका चैप्टर से यानी कि सारे के सारे प्रश्न जो है कंप्लीट करा दिए गए, सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर दिया। अगले वीडियो में हम लोग जो है लेंस से संबंधित यानी कि मानव नेत्र से संबंधित जो चैप्टर है, उस चैप्टर से हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार यानी कि चैप्टर नंबर जो 10 है, चैप्टर नंबर 10, उससे जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपकी तैयारी जो है कैसी चल रही है कमेंट करके बताएं, और आपको जो टॉपिक पढ़ना हो वो भी आप बता सकते हैं कि सर इसका वीडियो जो है आप बना दीजिए, तो वो वीडियो जो है आपके लिए स्पेशली जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहेगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया।